साथ बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब का कि आपने हमको टाइम दिया। आज अब से थोड़ी देर के बाद वो हमारे साथ, ही इज़ ऑन द एयर, ही इज़ विद हमारे अस। साथ हैं, यस। ओह, आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट नो। जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब जर्नलिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं, मेज़बानी करते हैं, ही इज़ एन एंकर एज़ वेल। रऊफ़ क्लासरा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। आई एम ग्रेटफुल। बहुत सर शुक्रिया आपका आपका। थैंक बहुत शुक्रिया। देर आर टाइम्स के बाद लोगों को सोचता है इंसान कि इनको मिलना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया जिन लोगों का ताउन होता है। राना सुहेल साहब से फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मेरा कोई लीड प्रोवाइड करने वाला हिडन नहीं है। जिससे मैंने चीज़ें छुपानी है मैं उससे नहीं छुपा सकती, तो मैं आम बंदे से क्यों छुपाऊं सर। तो यू। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में म, आप किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और मैंने जो आपको आज अपने साथ एयर पे लिया है, मेरे बेशुमार लिसनर्स मुझे टेक्स्ट किया करते होते थे। अब उसकी दो वजूहात हो सकती हैं जो मेरी नज़र में आई, क्योंकि बहुत से लोग आके, ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट की अच्छाई बुराई होती है, उस हवाले से जब बात करते हैं तो वो पीटीआई की हुकूमत की तारीफ़ करते थे, शायद मुस्लिम लीग हुकूमत में बहुत सारियाँ कोताहियाँ, और ये पीडीएम के बारे में कोताहियों का जिक्र करते थे। तो वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं, उन्होंने शायद ये सोचा होगा, नहीं जी ये फिर इसका मतलब है सारे ही पीटीआई वाले हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब को लेके आइएगा। मगर हमारा काम है आपसे रिक्वेस्ट करना। आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। आप तक पहुँचने के लिए राना सुहेल साहब की शुक्रगुजार हूँ। तो सर फरमाइए, क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पर वी विल स्टार्ट फ्रॉम पंजाब, जहाँ पर अब बाकायदा इलेक्शन होने जा रहे हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इंतहाई एक इसको लेंथी आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, वेरी मीनिंगफुल। और मुझे कहने दें ऑन एयर कि आपसे जब बात हुई फ़ोन पे इस ये शो के लिए, आप इंतहाई पोलाइट और इंतहाई डिसेंट पर्सन हैं, और बड़े सर अच्छा आप लगा मुझे आपसे बात करके। मस्त से इट्स मैं म्यूचुअली तौर पर वो नहीं कर रहा कि आपने नहीं किसी से सर, बात मुझे बिल्कुल ऐसा, आप बहुत ग्रेट इंसान हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो कमज़ोर की। बंदा हूँ, मगर मेरी हौसला अफजाई के लिए आपका सर बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी पोलाइट एंड डिसेंट पर्सन है, मस्त है। और दूसरा, ये मेरे लिए थोड़ी सी इसलिए भी हैरानी थी, हालांकि ये आती रहती हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, या ये कनाडा वगैरह में, उनकी होती है ख्वाहिश उनके रेडियो प्रोग्राम्स की या दीगर चीज़ों की। तो पिछले कुछ अरसे से मुझे ये इस एक आपका जब आया है कि लोग सुनना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्लेजेंट से सरप्राइज भी हुआ, इन सेंस के आजकल के हालात में लोग जो है ना, वो अपनी बात सुनना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, जो वो उनके जहन में है। आप वही गुफ्तगू करें तो वो सुनना चाहते हैं। और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब से ज़्यादा एक रोमांस, मोहब्बत और एक ताल्लुक फील करते हैं, फॉर राइट रीज़न, मैं ये नहीं कह रहा। तो मेरे जैसे कोई अगर थोड़ी सी कभी कोई बातें पॉइंट आउट कर भी देते हैं, तो वो मतलब मैं उसमें कोई पॉपुलर बात नहीं कर सकता। सम टाइम ट्रेनिंग ऐसे है, ग्रूमिंग ऐसे, जर्नलिज्म की, या इसको जो भी कहें। सो मैं कुछ ज़्यादा ये ओवरसीज पाकिस्तानीज में पॉपुलर नहीं हूँ, तो ये मुझे एडमिट करने और दें। मज़े की तो बात मेरे है कि मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिपीटेडली, मैं अब कहती थी या अल्लाह मैं कहाँ से पकड़ूं, तो बल्कि मैंने राना साहब को लिखा, तो मैंने उनको कोई शायद साबिर शाकिर लिख दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं ना, टेक्स्ट भेजा, कहते बाजी तू भी बस पागल है। ये साबिर शाकिर और ये रऊफ़ क्लासरा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। आई सेड नहीं, रऊफ़ क्लासरा साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो बहरहाल बहरहाल थैंक यू। उनके शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को। और मुझे कहने दें, दुनिया में मैं जहाँ भी जाते हैं, मैंने ये बातें लिखी भी हैं, बोली भी नहीं ऑलरेडी की हैं, कि जितना कंसर्न और जितनी इस मुल्क से मोहब्बत मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी में देखी है ना, और जितने वो परेशान रहते हैं, इतने हम भी नहीं है पाकिस्तान में। टू बी फेयर मैं आपको बताऊं, एक एक उन्हें फील होता है, जज्बा, पैशन, जो भी बंदा मिलेगा। अगेन एक एक अपनी लाइफ वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनकी लाइफ इस वजह से जरूर डिस्टर्ब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये उनको सोने नहीं देते, उनको चैन नहीं लेने देते। मैं और मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए, बड़ी मोहब्बत है कि वो अपने मुल्क से कितना एक पैशन और जज्बा और प्यार रखते हैं। खैर, आप कमिंग टू द ये पॉइंट जो आपने सवाल किया है, डेफिनेटली पिछले कुछ अरसे से, स्पेशली मार्च के बाद, मैं कहूँगा जब से तहरीक एतमाद खान साहब के खिलाफ आई थी, एक पोलिटिकल टर्माइल है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी है, एक एक एक, एक
उसके एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की जो लड़ाई शुरू हुई है, उसमें बड़ी क्लियर लाइंस यहाँ पे ड्रॉन हुई हैं। एक उसमें कहते हैं बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन। तो उसका इम्पैक्ट जो है हमें पहले सेंटर पे नजर आया, इस्लामाबाद में नजर आया। बहुत बड़ी एक इंतहाई आपको पता पॉलिटिकली तौर पर खौफनाक लड़ाई लड़ी गई, वो सारे लोगों को पता है, मैं उसमें रिपीट नहीं करना चाहता। अगला जो वो मैदान था, जो पंजाब की आपने बात की, मैं हमेशा कहता होता हूँ पंजाब जो है वो ये पानीपत है इसके लिए, पाकिस्तान के लिए। जैसे पानीपत तो उसके दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने दिल्ली फतह करना है तो बाहर से जितने भी हमलावर आते थे, जंगजू आते थे, तो उनकी आखिरी लड़ाई जो है वो दिल्ली के बाहर उसमें होती थी, पानीपत के मैदान में होती थी। जो पानीपत की जंग जीतता था वो दिल्ली पे रूल करता था। तो सेम इज अगेन ट्रू अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि अगर आपने आके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करने इकतदार पे आपने आपके एक उस पर रूल करना है पाकिस्तान में, तो पंजाब में या आपकी हुकूमत भी होनी चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर आपके पास वहां पे वोट बैंक होना चाहिए। अगर आप इसको नवाज लीग को देख लें, पिछले इसके 40 साल से पॉलिटिक्स है, तो मोस्टली इनका पंजाब इनके पास है, पानीपत उनके कब्जे में है, और वो जब भी चाहते हैं उनको मौका मिलता है तो पावर में आ जाते हैं सारे के सारे, आपको पता है सारा। सो जब तक इनको नहीं मिल रही थी पंजाब में हुकूमत, अब उस पर दोनों साइड्स उस पर एफर्ट कर रही थी। उसमें इमरान खान साहब की भी कोशिश थी कि अगर मैंने इनको आके आके नहीं चलने देना शहबाज शरीफ साहब के सेंटर की हुकूमत को, तो मेरे पास वहाँ पंजाब होना चाहिए। पंजाब अगर मेरे पास आ गया फिर मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप अपने पास सेंटर रखें, जो रखना चाहते हैं आपकी मर्जी। अच्छा, ऐसे ही शरीफ खानदान को पता था कि अगर हम यहाँ पे नहीं लेकर आते इसको, यहाँ पंजाब हमें नहीं मिलता, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा रूल करना, और हमारी जितनी पॉलिटिकल हमारी जितनी एफर्ट्स हैं ये नाकाम हो गई। और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं बताऊं कि मेरी जब यहाँ पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये बने, शहबाज शरीफ साहब बने थे या वजीर आजम बने, तो ये सवालात मैंने उनसे किए थे जब उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया। और बड़े सख्त सवाल थे, अगर और भी दोस्तों ने पूछे, ये नहीं कि मैंने किया, लेकिन एक मौका मिला था तो मैं पूछ लेते हैं। तो मैंने ये बात उनसे की थी जिसको बाद में आपके सामने प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें कहा था, मैं कि आप पे भी केसेस हैं, आप नैब के मुलजिम रहे हैं, उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, उन पे नैब के केसेस हैं, वो जेल में रहे, और दूसरा बाप बेटे हैं। तो ये चीजें ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी। आप लोगों में सीरियस इल्जामात हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि शरीफ खानदान से बाहर जो है कोई आपके पास कोई बंदा नहीं है, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो वहां पे आपकी जगह वजीर आजम बन सकते थे या वहां पे वजीर आला बन सकते थे। तो ऑल इन ए फैमिली, ये सवाल पूछा था मैंने उनसे, तो उसमें अच्छे खासे 30-40 हमारे जर्नलिस्ट बाकी दोस्त भी बैठे थे, वजीर भी बैठे थे। तो उस पे उन्होंने अपने खैर जवाबात दिए। तो वो ये कहने लगे कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन पे भी जो केसेस थे, उसमें गिलानी साहब थे, इमरान खान साहब थे, या राजा परवेज अशरफ साहब थे, तो इन पे भी जमानत पे, तो मैं भी जमानत पे हूँ। जब केस का फैसला होगा देखेंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि ये देखेंगे कि हम तो गए थे उनको वजीर आला बनाने के लिए परवेज अली साहब को, लेकिन परवेज अली साहब जो है हमारे साथ डील करके दुआ खैर करके वो बाद में मुकर गए, हमने तो मिठाई के टोकरे भी आए आके आके एक्सचेंज कर लिए। तो सो उन्होंने कहा आप और ऑप्शन नहीं था। हैविंग सेड ऑल दिस, ये उनकी बड़ी बैड मूव थी हमजा शहबाज को वहां पर ये चीफ मिनिस्टर लेके आना। और उन्हें इमरान खान साहब ने बड़ा वाइजली जो है उन्होंने बुजदार साहब को पीछे करके परवेज अली साहब को कर दिया कि अगर अगर टक्कर मुकाबले की होगी ना, एक तरफ जहाँ चौधरी हैं तो एक तरफ वहाँ शरीफ खानदान है, दोनों ने पंजाब की पॉलिटिक्स को 40-50 साल से इकट्ठे दोस्त भी रहे हैं, पार्टनर्स भी रहे हैं, बाद में उनकी मुखालफतें होंगी। ये क्योंकि अब जो होना था मार धाड़ के साथ वजीर आला बनना था। सो हमने जो पिछले को 1.5-2 महीने देखा है, इससे पहले जो असेंबली में हुआ है, तो मार धाड़ के जरिए ही चीजें की गई हैं, और एक दूसरे के खिलाफ पावर यूज की गई है। और अल्टीमेटली आज मैं इसको कंक्लूड करूंगा, थोड़ी सी बात लंबी होगी, कि आज जो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा भी है, क्रेडिट लिया है कि जो 3 महीने से क्राइसिस ये आपसे सियासतदानों से हल नहीं हो रहा था, तो हमने 3 घंटे में हल कर दिया है। तो इट्स ए बिग स्लैप अगर मुझसे पूछें ऑन द फेसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस, कि हमें तो बताया जाता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि आप बैठते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटीज दिखाते हैं, और सियासतदान बड़े अच्छे होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, और ये मसले अपने हल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें फील हुआ नहीं, आपको अल्टीमेटली फिर भी वहां पे 5 जजेस के पास जाना पड़ता है। आप लाखों वोट लेकर आए, करोड़ों वोट लेकर आए, आप लाख कहते रहे हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हम बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आपको उनके पास जजेस के पास जाना पड़ा। उनकी मान ली है, जरी मजे की बात सुने, 5 जजेस की उन्होंने मान ली है। उन्होंने जैसे हुक्म दिया उन्होंने, यस सर माय लॉर्ड, जैसे आप कहते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे। मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि ये चीजें आप बैठ कर आपस में भी सेटल कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि अदालतें हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं, इदारे हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं, देख लीजिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को ग्रैब करते हैं और हमारे आके एनक्रोच करते हैं। तो भाई साहब, एनक्रोच की इजाजत कौन दे रहा है?
आपने उन लोगों की बात मानी है, मतलब उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ठीक मानी है, मतलब माननी चाहिए आपको, लेकिन आप खुद जो करोड़ों लाखों लोगों को नुमाइंदे खुद को कहते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बैठ के ये तय करने, ओके सर हम उसके बाद 17 को इलेक्शन हो जाएंगे, ये जिमनी हो जाएंगे, हमारे कोई बहर कोई लोग गए हुए हैं वहां पे, कोई हज करने गए हैं, कोई पाकिस्तान से बहर है, कोई फैमिली कमिटमेंट है, तो लेट्स डू इट आफ्टर, इसके ईद के बाद कर लेते हैं, इलेक्शन के बाद। तो मुझे थोड़ा सा इस पे एक दुख भी है, टू बी फेयर, खुशी भी है कि चलें कोई क्राइसिस हल हुआ है, किसी साइड पे उस कश्ती लगी है, लेकिन दुख भी है कि हमारे बड़े बड़े नाम, वो कहते हैं ना, एक एक आता ऊंची दुकान फीके पर, ये उसके फीके पकवान झूठे रूप के दर्शन वाला काम है कि आप इतने बड़े नाम, बिग नेम्स, बातें इनकी सुने, टीवी पे सुने, पार्लियामेंट में सुने, संभाले नहीं जाते हमसे। हालत ये है कि इनको इनको जाना पड़ता है हर दफा अदालत में कि भाई साहब हमारी सुलह करवा दें, हमारे दरमियान बिठा के कोई फैसला करवा दें। सही सर, मेरा दो एक कंसर्न्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आप जिस एंगल से देख रहे हैं पॉलिटिक्स को इन पाकिस्तान। पहली बात तो ये कि चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, इस मेरी साख जो है ना वो लिंक्ड है मुल्क की साख के साथ, यानी मैं अपने आप को मुल्क से अलग नहीं कर सकती। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो पार्टियां जो कभी आज तक एक पेज के ऊपर इकट्ठी, इससे पहले भी एक दफ़ा ये इकट्ठी हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट, और 4 दिन के बाद ही भांडा जो था वो चौराहे में आके फूट गया था। अब फिर वो सारी की सारी पार्टीज़ इकट्ठी हुई हैं और एक जगह पे चलने की कोशिश कर रही हैं, और इसी ज़ुमरे में मैं इलेक्शन का भी जिक्र करूँगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जर्नलिस्ट, आर्मी, पॉलिटिशियंस क्यों महसूस नहीं करते कि अगर हम थोड़ा थोड़ा अच्छा चलने देंगे तो मुल्क के साथ साथ हमारा भी, बजाय इसके कि आप मुर्गी को ज़िबा कर दें, आप बेहतर है कि मुर्गी को भी रखें, फ़ायदा भी लें, मुल्क की इज़्ज़त भी रहे। मगर पाकिस्तान में ये तीनों मामले, चाहे वो आपके जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट की आराम मुख्तलिफ मिलती है, चाहे वो आप अपने पॉलिटिशियंस की बात कर लें, और चाहे आर्मी इज़ ऑलवेज़ विद पाकिस्तान। जनरल बाजवा साहब ने ज़रा एक्सट्रीम कदम उठाए, वो भी वल्लाह अलम बिस्सवाब के अंदर की क्या सूरत हाल है, मगर जब हम बाहर से तमाम सूरत हाल को देखते हैं तो मखदूश सूरत हाल नज़र आती है। तो क्यों इतनी सेल्फिशनेस है कि एक वो जो कि पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं अपने ज़ाती मफादात, या आई डोंट नो मैं क्या नाम दे सकती हूँ उसको, पॉलिटिशियन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दैट। और बाजवा साहब ने तो फिर वाज़े तौर पे मुझ जैसा नालायक इंसान यही समझता है, इट इज़ द प्रेशर बाय फॉरेन फोर्स जो कि इस वक्त का फिर ऑन अपने आप को समझती है। तो क्या फरमाएंगे यहाँ आप, क्यों हम अपने बड़ा घर से खुद सिंसियर नहीं हैं? आपने बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल सवाल किया है मुझे, मतलब लेट मी एडमिट इन द स्टार्ट, मुश्किल सवाल है लेकिन बड़ा अहम सवाल है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं जो बात सुन रहे हैं, मुझसे बेहतर आप चीज़ें उसमें जानते हैं, बेहतर डेमोक्रेसी में बैठे हैं, बेहतर जगहों पे हैं जहाँ पर इनके ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है हमसे पाकिस्तान में बैठे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोगों की। एक चीज अगर जो मुझे समझ आई है कि ये पावर जो है ना, पॉलिटिक्स, जो लोग कहते हैं ना, जो बंदा ये कहता है जी मुझे अपना वजीर आजम बना दे, मुझे अपना वजीर बना दें तो मैं आपकी जिंदगी ठीक कर दूंगा, ये मतलब उसमें तारीख में होता आया है कि कोई यहाँ पे ये जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, ये रेवोल्यूशन ये नहीं होते, ये रेडिकल्स नहीं होते, रिफॉर्मर्स नहीं होते, ये पावर ग्रैबर होते हैं। क्या इन्हें बात, पावर चाहिए होती है, इन्हें यहाँ प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, आपके टैक्स के पैसों पे इन्होंने अयाशा करनी होती है, इन्हें मुफ्त की गाड़ियां चाहिए, मुफ्त के ट्रैवल चाहिए, मुफ्त की रिहायशें चाहिए, इनको इवन इवन मेडिकल, इनको इलाज जो है वो भी मुफ्त का स्टेट का, या हमारे वो हैं ये उस पर टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों से मिल रहा है। अभी देख लें पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ बढ़ी हैं, अगर तो मैं अपनी जेब से पेट्रोल खरीदता हूँ, पाकिस्तान के सारे लोग अपनी जेब से तनख्वाहों से पैसे पॉलिटिशियन नहीं खरीदते, आपके जजेस नहीं खरीदते? नहीं खरीदते, बिल्कुल नहीं खरीदते। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि पहले भी एक दफा हवाला मैं दे चुका हूँ, आपको याद आ जाएगा कि उन्होंने ओबामा से, एक प्रेसिडेंट से उन्होंने इंटरव्यू किया था किसी एंकर ने व्हाइट हाउस में खड़े होके, तो बातों बातों में कहने लगा उसने कि आप तो बड़े मजे में होंगे कि देखें यहाँ पे मुफ्त के व्हाइट हाउस में रहते हो, खाने खाते होंगे, अयाशी होंगे, जैसे उसने कमेंट किया, ये पड़ा होगा यूट्यूब पे, पैसे गूगल पे करेंगे। करते हैं वो। उसने कहा होल्ड ऑन, हेलो हेलो हेलो, रुको रुको, ये किसने आपको कहा है कि मैं यहाँ पे मैं अयाशा कर रहा हूँ और मैं यहाँ खाने खाता हूँ, यहाँ पार्टीज करता दिपे, हूँ और मुझे सब शायद ये मुफ्त मिलती है।
उसने कहा जनाब मेरी तनख्वाह में से मेरी बीवी मिशेल जो है वो बकायदा ग्रॉसरी करती है, पेस्ट और जूसेस तक भी वो जाके उसने कहा जो हम मेहमान नवाजी करते हैं यहाँ पे वो मेरी तनख्वाह में से मिलता है, मुझे कोई फ्री लंचेस नहीं है, कोई फ्री मुझे यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन पे वो आया था, मोनिका लेविंस्की का केस आया था, उसके बाद उनको वकील जो करने पड़ गए थे वो जेब से करने पड़ गए थे, और जब वो उसे गए थे प्रेसिडेंट हाउस से, $8 से $10 मिलियन के मकरूज थे बिल क्लिंटन साहब, सही। और उन्होंने बाद में लेक्चर दिए, जो भी किया, किताबें वगैरह लिख के अपने उन्होंने खर्चे पूरे किए। और पाकिस्तान में जो यहाँ से निकल के जाता है, वो प्रेसिडेंट हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो वजीर हो, वो यहाँ से मल्टी मिलियनर बन के निकलते हैं। आपने कभी सुना है कोई यहाँ से प्राइम मिनिस्टर या सदर, उनके भी केसेस होते हैं, उन्होंने जनाब आगे स्टेट के वकील यूज करेंगे, वहां से पैसे दिलवाएंगे, आपके मेरे पैसे से पैसे दिलवाएंगे। सो वो यहाँ पे एक एक जो एक उसमें थिन लाइन है। और ये बात आप लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं, जब अब आप अपनी डेमोक्रेसीज देखते हैं, कनाडा की देखते हैं, आप उसके बाद अमेरिका में देखते हैं, या ब्रिटेन या वटेवर यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई मॉरल ग्राउंड पे काम करते हैं, फिर आप लोगों को तकलीफ होती है, जो तकलीफ आपके सवाल में मुझे नजर आई है। आप कहते हैं कि ये चीजें अगर हमारे यूरोप में हो सकती हैं, हमारे कनाडा में हो सकती हैं, हमारे अमेरिका में हो सकती हैं, तो पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे ये काम क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं अपनी ये तनख्वाह में गुजारे करती। मतलब मैं 250 लीटर पे अपना पेट्रोल ले रहा हूँ, लेकिन जो मिनिस्टर है यहाँ पे वो मुफ्त में ले रहा है, और उसको 600-700 लीटर मुफ्त में मिल रहे हैं, उसको गाड़ी भी मुफ्त में मिली हुई है, उसको किचन भी मिला हुआ है, उसको गदर है सर, गदर है एव- सर, गदर। सिर्फ जहां तक ये नहीं है, इनके ड्राइवर्स, इनके कुक, इनके माली, उनके नाम पे। और ये स्टोरीज हमने की हुई है कि इनको डिस्क्रिप्शन, इनको फंड मिलता है, सवाबदीदी फंड होता है, 10 से 20 लाख रुपया ये हर मिनिस्टर को मिलता है जी। गरीबों में कोई ऐसे कोई लोग आ जाते हैं सम टाइम अपने इलाके में, आप हेल्प करते हैं। आप यकीन करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरीज की हुई है। इन्होंने अपने घर के मुलाजमीन के नाम पे लाखों रुपए, वो जो सवाबदीदी फंड थे, वो उनको अपने घर के मुलाजमीन को दे के उनसे पैसे ले लिए। ये इस तरह के सर केसेस जो है आपने ना, बड़ा सबसे प्यारी तरफ मुझे लेके गए हैं। मैं 2-3 मेरे दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मुझे अल्लाह करे कि मेरी वो तिश्नगी और मेरे साथ मेरे और लिसनर्स की तिश्नगी भी वो ख़त्म हो जाए। अभी आपने कहा कि इनके मुलाजमीन को भी देख लें, आप क्या समझते हैं? मैंने कल एक तस्वीर देखी जिसमें हमारे जनरल बाजवा साहब को ऑनर किया गया, जनाब शाह अब्दुल अज़ीज़ अवार्ड दिया गया है। और जब मैं खुशी में होती हूँ जो या गम में होती हूँ, तो मेरी कान की लोन तक मेरे माथे से, आप अगर मैं ज़ुबान से नहीं भी बोलूँगी तो आपके फेस एक्सप्रेशंस जो है ना वो कुछ चीज़ ज़ाहिर करते ज़रूर हैं। तो मैं वो तस्वीर देख रही थी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान जो थे उनको वो किंग अब्दुल अज़ीज़ अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड दे रहे थे। तो आई कुड सी दी गिल्ट ऑन हिज फेस, यानी अ जर्नल एंड अ पॉलिटिशियन और एन अ जज, जब वो ओथ लेते हैं तो वो बहुत बड़ा ओथ लेते हैं कुरान को सामने रख के कि मैं आइज़ एंड ईयर्स रहूँगा, सिंसियर रहूँगा, कोई जो दुश्मन का हाथ इसकी तरफ आएगा मैं उसके अगेंस्ट काम करूँगा। तो बाजवा साहब का वो मुझे गिल्ट महसूस आया। तो क्या बात है, एहसास नदामत ख़त्म हो गया है या हमारा कॉन्शियस मर गया है कि पॉलिटिशियन या कोई भी शख्स जब वो गलत करता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान के बाहर भी है, तो क्या उसका ज़मीर उसको झंझोड़ के इजाज़त, वो जो बेदारी ज़मीर है वो अब नहीं रही? बड़े, ये सवाल जो आपका है वो पाकिस्तान के डिलेमा को उसको डिपिक्ट करता है, जो मॉरल क्वेश्चन आपने उसमें रेज किया है। हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए, मेरा ख्याल है, जो रियलिटी बेस्ड है, कि पाकिस्तान जो है ये 3-4 मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखे बगैर हमारे लिए मुश्किल होगा। वो 4 मुल्क जो मुझे समझ में आते हैं कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो ठीक होने चाहिए, अगर हमने अपने आप को वो रखना है। जो हमारी मतलब फॉरेन पॉलिसी इसी पे चलती रही है, अच्छी थी बुरी थी। आपको सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात रखने हैं, आपको जो कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बड़े ज़रूरी हैं। अमेरिका के साथ आपको ताल्लुकात रखने हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं आपके साथ, उसकी और बड़ी रीजंस हैं। आपको चाइना के साथ आपको ताल्लुकात रखने हैं। ये 3 ममालिक जो हैं, अब आप इन्हें कैसे बैलेंस करते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी, कि चाइना और अमेरिका के क्या इशूज़ हैं, या सऊदीज़ के उनके ईरान के साथ, या बाकी उसको कतर वगैरह के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये 3 ममालिक जो मुझे समझ आती है, माई ओपिनियन, ये पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं, वन वे द अदर। अब इनमें से 19-20 आगे पीछे होते रहते हैं, हम इनको कैसे मैनेज करते हैं। सो पाकिस्तान के साथ हमेशा ये जो उन्होंने डील किया है सऊदीज ने,
वो उन्होंने आके पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ या पाकिस्तान के DGISI के साथ किया। ये आज की बात नहीं कह रहा, आप उठा के देख लें। उसके बाद ये जो मेरे ख्याल भुट्टो साहब वाज द लास्ट वन जिनके साथ उनकी उनकी शाह फैसल की और उनके दीगर लोगों की बड़ी एक अपनी बन गई थी, एक तल्लुक बन गया था। अदरवाइज जनरल जिया के दौर के बाद, अफगानिस्तान की जंग के बाद, उसमें सऊदी अरेबिया का साथ ज़ाहिर है उसमें बड़ी फंडिंग थी, बहुत बड़ा रोल था। तो हमारे जितने DGs थे, उस वक्त जनरल जिया साहब थे, या बाद में आने वाले सालों में सऊदीज ने बड़ी उसमें ये फंडिंग भी की पाकिस्तान को। स्पेशली अगर आपको याद हो, जब 98 में हमने यहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे पाकिस्तान पे, पाबंदियां लगी थी और हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया गया, तो उस वक्त सऊदीज ने $3-4 बिलियन के करीब उन्होंने फ्री आयल दिया था। बड़े अरसे चलता रहा था। मेरे ख्याल 2012-13 में जाके उन्होंने फैसिलिटी विड्रॉ की थी। सो वो उनको जब भी जरूरत रही है, पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो, हमेशा उनके डायरेक्ट रिलेशनशिप रहे हैं। और यही वजह थी जब इमरान खान साहब आए, तो आपको याद होगा उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब गए थे, उन्हीं से MBS से मिले थे, और वहीं से इनको पैकेज भी मिला था $6-8 बिलियन के करीब का। उसमें अगेन इनकी मुलाकातें हुई थी। अच्छा, फिर दरमियान में तुर्की की वजह से हमारे प्रॉब्लम हुए तो वो भी रोक ली गई थी। सो एक उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब को, उस वक्त जनरल फैज थे, ये गए, फिर इन्होंने किंग से मुलाकातें की, फिर MBS से मुलाकातें की, तो पैसे वगैरह वहां से रिलीज हुए। अभी रिसेंटली अगर आप देख लें तो फिर वो जो सऊदीज ने अपने अपने पैसे जो हैं वो किए हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको कोई एल फैसिलिटीज वगैरह या कुछ पैसे वगैरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके अकाउंट में रखवाते हैं, 4% एक्सटेंड इंटरेस्ट पे दिए, 4% इंटरेस्ट पे। वही उसी पे। और साथ में बड़ी उन्होंने टर्म्स भी लगे, शरायत भी बड़ी सख्त थी, जो IMF से या उससे सही। तो क्या कहते हैं, तो उन्होंने ज्यादा महंगा कर्जा दिया। उन्होंने चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं, वहां से खबरें भी आई हैं सऊदी से, कि आप कोई अपने पैरों पे भी खड़े होंगे, या हर दफा जो भी आएगा या पाकिस्तान में वजीर आज़म बनेगा, पहला काम यही करते हैं सऊदी अरेबिया। उसने जाकर उम्रा भी उसने करना होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना वो जरूरी है, बड़ा जरूरी है, लेकिन साथ में उसने जाकर कुछ मांगना भी होता है। ये पिछले कई सालों से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अब हम थक गए हैं, तो मेहरबानी फरमाएं। यूं ही नहीं हाथ खड़े कर दिए, कतर ने किए हैं, चाइना कह रहा है कि कब तक आप लोग अपने पैरों पे खड़े होने की बजाय कुछ अपना को सिस्टम ठीक करें। और हम भी तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ना, क्योंकि सऊदीज भी तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वहां भी रेजिस्टेंस है ना MBS को, कि वहां पे बहुत सारे जो कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं, कि आप शायद इतना ओपन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन इवन देन वो कहते हैं अगर हम ओपन नहीं करते तो फिर आपके आने वाले 15-20 सालों में तो आप लोगों को हशर हो जाएगा, क्योंकि तेल की मार्केट तो बड़ी तेजी से कम हो रही है, उसके अल्टरनेट आ रहे हैं, सही। अल्टरनेट एनर्जी इतनी ज्यादा आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, जब आप लोग हर दफा पाकिस्तान का चीफ जाएगा, पाकिस्तान का DG जाएगा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाएगा, वो पैसे मांगेंगे, वो पाकिस्तान के लिए वहां पे आके कुछ पैकेजेस मांगेंगे, तो उस डेफिनेटली उसके बाद कोई फखर की बात तो नहीं रहेगी कि मैं किसी से पैसे मांगने जाऊं और मुझे पता है कि पैसे मैं अपनी जाती जेब के लिए भी नहीं मांग रहा, मुल्क के लिए मांग रहा, जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि सही। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कहीं से पैसे मांगने में। तो वो जो बात आप कह रहे हैं गिल्ट वाली, इट्स ए कलेक्टिव गिल्ट। बहुत ये शुक्रिया। हम सबके गिल्ट की बात है, सर, ये अभी सिर्फ आपने अकेले जब रऊफ क्लासरा साहब, मैं सबसे पहले तो अगेन एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी मौजूदगी के लिए हमारे साथ। मगर बहुत सारी चीज़ें, इट्स पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ऑफ कोर्स इट्स स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया। सऊदी अरेबिया एज ए टाउट जो रोल प्ले कर रहा है, उस रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ज़ाहिर है, मैं तो इर्द गिर्द के हालात को देखने के बाद ही या तारीख़ का मुतालिया करके ही हम आज के हालात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान इतनी बुरी रिफ्ट आई थी। टर्की, सऊदी अरेबिया, और जब से बाइडन आए थे, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का या बाइडन का ताल्लुक भी इतना बहाल नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसराइल को वहाँ फ़िट कर दिया जहाँ वो चाहते थे, यूनाइटेड अरब अमारात उनके साथ लग गया। मगर अभी रिसेंटली दौरा किया आपके जो बाइडन साहब ने, सऊदी अरेबिया के लिए भी रवाना हुए। ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट जो है वो इसराइल से सऊदी अरेबिया की तरफ भी गई, और वो इतनी बड़ी रिफ्ट जो बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड टर्की थी, जमाल खाशोगी से मुतल्लिक, जमाल MBS ने टर्की का दौरा कर लिया। रिज़ल्ट क्या निकला? इन तमाम चीज़ों से पहले टर्की वीटो कर रहा था फ़िनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जाते हैं, जो बाइडन मुलाकात करते हैं, सऊदी अरेबिया से भी करते हैं, टर्की से भी करते हैं। सऊदी अरेबिया एज अ थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होता है। अब अल्टीमेटली जनाब टर्की ने कहा है कि मैं वीटो नहीं करूँगा। इट्स अ जियो पोलिटिकल सूरत हाल ना।
तो यहाँ पे एक मेरा सवाल जो आपके साथ आया, दो सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है। एक सर, कश्मीर का रोना रोते रहे, फ़लस्तीन का रोना रोते रहे, आज भी जब वो 5 अगस्त का दिन आता है तो पाकिस्तान का एक एक जो आपका डिप्लोमेटिक लीडर है या आपके जितने वडेरे हैं, वो एक तहरीर कागज़ से पढ़ के, अपने दिल में उनके कोई मोहब्बत नहीं है मगर वो कागज़ पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ के खुश करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद अब साहब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासत से पाकिस्तान का फैक्टर ख़त्म हो गया। इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ फरमाना चाहेंगे इसके बारे में? यानी वो कश्मीर की, मुझे लगता है इस मुल्क में अगर करप्शन है ना, तो हमने अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को झूठ बोल बोल के हकीकत की पिक्चर ही नहीं उनके सामने आने दी, झूठ की दुनिया में रखा है। अब कश्मीर का एक तरफ तो हर 5 अगस्त को आपका हर लीडर दुनिया के हर चैनल के ऊपर जाके अपना वो एक मुसवदा पढ़ के सुना देता है, दे डोंट नो एनीथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। तो अब जब पाकिस्तान का फैक्टर ख़त्म हो रहा है, अब कुछ कह भी नहीं सकता, और इंडिया ने कश्मीर में इलेक्शन का भी कर दिया, तो आपसे सुनना चाहती हूँ मैं। ये बड़े हमारे यहाँ में इन इश्यूज पे डिबेट भी होती है, अच्छे सवालात हैं, अच्छे पॉइंट्स आपने इसमें रेज किए हैं। दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि मुस्लिम उम्मा जो है जिसकी हम बात करते हैं, ओआईसी पे हमें एतराज़ात भी थे, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक एग्जिस्ट करती है। और दूसरा, जो चीज़ हम नहीं सीख रहे और नहीं सीखेंगे, हमारे अंदर ये उसके लर्निंग की कैपेसिटी शायद कम है। ये पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक होगा जहाँ के फॉरेन पॉलिसी जो है ना, गैरत और बगैरती की बुनियाद पे चलाई जाती है। ये मफादात के नाम पे, ये मफादात सामने रख के नहीं आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते, या आप गैरतमंद हैं या अदरवाइज हैं। ये हमारे यहाँ कंसेप्ट है। आप टीवी शोज उठा लें, आप हम एंकर्स को देख लें, कालम निगार देख लें, आम आदमी देख लें, वो गैरत की बुनियाद पे चाहते हमारी फॉरेन पॉलिसी होगा। दुनिया के अक्सर ममालिक जिसकी आपने भी मिसालें दी हैं, उन पर मैं आता हूँ, वो अपने इंटरेस्ट देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं कि हमें कहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, हमने कहाँ से अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपनी स्टेट के लिए हमने क्या क्या बेनिफिट हमें कहाँ से मिल सकते हैं, वो उसको लेने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, भूखे मर जाए, भीख मांगने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन हमने कहा कि आके आके गैरत पे हमने फॉरेन पॉलिसी बेस कर दिए। इससे हट के कोई थोड़ी सी बात करें ना, फौरी तौर पर आपको ताने मिलना शुरू हो जाते, आप बुजदिल हैं, आप मतलब आप में गैरत की कमी है, आप जो है डर गए हैं। मतलब यहाँ माचो स्टाइल चलता है ना पाकिस्तान में, जैसे पंजाबी फिल्मों में एक था ना स्टाइल, तब बड़क मारने का। जब तक बड़क नहीं मारेगा हमारा लीडर, सियासी लीडर, हमारा वजीर आजम, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमारा एंकर, हमारा यहाँ पे एक पॉलिटिशियन दानिश्वर बड़ी भड़क नहीं मारेगा, दो चार मुल्कों को नहीं सुनाएगा, तो हम समझते हैं नहीं यार ये ठंडा आदमी, यार छोड़ो यार, इसमें मजा नहीं आया। हाँ, भड़क मारे, लोग बड़े खुश हैं और वो माचो स्टाइल चलता है। अभी आपने तुर्की और सऊदी की बड़ी मिसाल दी, बड़ी खूबसूरत, कि 2000 आप उसमें पीछे जाएं कि कैसे वहां पे तुर्की एक स्टेज पे एमपीएस को वो ट्रायल कर रहे थे, उसका बकायदा उन्होंने ट्रायल किया भी सही, उनके बंदे भी पकड़े और उन्होंने सजाएं भी थी। आपको पता है कितनी बड़ी एक टग ऑफ वार वहां पे शुरू होगी, बल्कि तुर्की वाज लीडिंग कि हम एक नया मुसलमानों का ग्रुप जो है ना, एक मुमालिक का खड़ा करें ओआईसी की तर्ज पे। जो आपको याद होगा शामिल कुरैशी साहब ने जिसको सपोर्ट की थी, जिसके बाद हमारे सऊदी से तल्लुकात खराब हुए थे। अब जब उनको महसूस हुआ है, वो एमपीएस को हुआ है, वो वहां तैयब अर्दगान साहब को हुआ है, या बाइडन साहब को हुआ है, जिसको भी, हालांकि बाइडन की अगर मैंने पढ़ा था तो बाइडन साहब के कॉल लेने से एमपीएस ने इनकार कर दिया था कि आपने मेरे बारे में सख्त बयान दिए थे। इसके बावजूद बाइडन साहब जो हैं, उन्होंने गैरत का मसला नहीं बनाया कि भाई साहब आपने मेरी फोन कॉल नहीं ली थी। हमारे यहाँ सर गैरत की बात नहीं है, दे वांटेड टू अचीव एंड दे, वो आपका झुकना अचीव तो करा गया ना, कि टर्की ने एक्सेप्ट कर लिया नेटो के लिए फिनलैंड और स्वीडन कि तुर्की को इसमें अपना मफाद नजर आया है कि अगर आपने शहजादा मोहम्मद, जिसको आप उस वक्त उसके जमाल खशोगी के मर्डर का जिम्मेदार करार दे रहे थे कि मैन बिहाइंड द कंस्पिरेसी, उसको गले लगा रहे हैं। मगर सर वो बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी तो था ना, वो तो वीडियोस निकल रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट बेस बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान या हमारे जैसे लोगों को समझने, हमारे लड़ने की बात है, वो सारा केस, सारा प्रोसेस पता है। इसकी बेहतरीन मिसाल तो ये हो सकती है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल ये है, इंडिया को देखो, उसने क्वाड्स का भी हिस्सा अमेरिका के साथ भी बना के रखी है, मगर उससे भी पूरा तेल ले रहा है, और 3 गुना तेल ले रहा है, 3rd प्राइस के ऊपर ले रहा है, अपने लोगों की ज़िंदगियों को सहल रखा हुआ है। हमारे घर में
लोगों को पता है कि यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक पैदा करने बड़े आसान है, हम अपनी हमदर्दियाँ आसानी से बेच देते हैं। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी आप रखते हैं, अब अमेरिका और चाइना के दरमियान तिजारत भी चल रही है और पाबंदियाँ भी चल रही हैं। एक चीज, दो चार चीजें ना, ये माइंड की जगह बड़ा ये पॉपुलर स्टांस है जो आपने लिया है, अभी जो बात की है, एंड जिस एवरीबॉडी वुड लव टू के एक पॉपुलर बात की है, इसलिए मेरी ज्यादा ये फॉलोइंग या मेरी ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं होती जी कि सर। सम टाइम आई फेयर टू टेक ए पॉपुलर रूट, क्योंकि मेरा ये ख्याल है जर्नलिज्म में आपने लोगों को अपनी फैक्चुअल बात बतानी होती है, उसमें कितनी देर लगती होती है कि पॉपुलर लाइन लें, बल्ले बल्ले लें, लोगों से रीट्वीट्स करवाएं, आपके व्यूज बढ़ जाएं, सही। लोग आपके शो देखें, मतलब 2 मिनट का पॉपुलर यहाँ जर्नलिज्म करना, पॉपुलर स्टांस लेना दुनिया का आसान तरीन काम है। ठीक सर। असल चीज ये है कि आप थोड़े से फैक्ट्स पे अगर जाएं जो कि लोग नहीं सुनना चाहते, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक ना आदत बन चुकी है कि लोगों को वही सुने जो सुनना चाहते हैं। ठीक सर। एक होता है विलिंगनेस टू बिलीव, विलिंगनेस टू लिसन, लोगों ने पहले से अपना माइंड सेट बनाया होता है कि एक इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत एक उसकी मिसाल है, एक उसमें कहते हैं, आई हैव मेड अप माय माइंड, आई हैव मेड अप माय माइंड, डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स, कि मैंने अपना जहन बनाया हुआ है, मुझे फैक्ट्स बता के ना कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। आपने अभी इंडिया की बात की है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी इंतहाई ये पॉपुलर चीज है कि हर चीज पे हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अच्छा, इंडिया भी हमारे साथ करता है, दोनों मुल्क ये माशाल्लाह, एक हमारा डीएनए, हमारा यहाँ कल्चर, चीजें, जबान एक तरह की रही हैं, आपको पता है सारा। इंडिया ना इस वक्त आईएमएफ के पास गया हुआ है कि मुझे 8 अरब डॉलर दें जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डिफॉल्ट करने वाला हूँ। वो एफटीएफ में नहीं फंसा हुआ, ये भी जहन में रखे हैं उन्होंने, वहां पे उनको भी मसाइल नहीं हो रहे। अब जब आप आईएमएफ, उनके अपने पास मेरे ख्याल 600 अरब डॉलर से ज्यादा के रिजर्व पड़े हैं, मैं अगर गलत नहीं कह रहा था, इतने मतलब उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। हमारे पास इस वक्त 8-9 अरब डॉलर के आपके पास रिजर्व हैं, और वो भी कोई उसमें उसमें मुल्कों से मांग हुए हैं, कोई यूएई ने रखे हुए हैं, कोई सऊदी ने रखे हुए हैं, कोई चाइना ने रखे हुए हैं, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है ना बड़े पड़े हैं, लिहाजा हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। जिस मुल्क के पास 8 और 10 अरब डॉलर का रिजर्व पड़ा हो, और आपने यहाँ पे एलसी ना खोल रही हो, आपकी लोग आपके ऑर्डर लेने के लिए तैयार ना हो, आपको बेल आउट पैकेजेस चाहिए, चाइना से चाहिए, सऊदी से चाहिए, अमेरिकन से चाहिए, उसके बाद आप ये तय कर लें कि जनाब हमने हमने अमेरिका से भी हमने लड़ना है, क्योंकि हम गैरतमंद कौम में बिल्कुल हैं जनाब, हमने यूरोप से भी हमने जंग लड़नी है बिल्कुल जनाब, कि यूरोप के साथ ही टक्कर खानी है, हमने तकरीरें भी करनी है यूरोपियन के खिलाफ, हमने ब्रिटेन के खिलाफ भी जाना है। और ये वो इलाके हैं, जहन में रखिएगा, जिनकी बात करो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, ये 3 ममालिक, चलो हम मिडल ईस्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जहां पे हमारे मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने लाइफ उन्होंने गुजारी है, मेहनतें करते हैं, पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, सबसे ज्यादा पैसा जो है या गल्फ से आता है, या फिर उसके बाद आपका यूरोप, अमेरिका वगैरह से आता है। फिर हमने उन मुल्कों को एक्सपोर्ट भेजनी होती है, हमारी उसके साथ उन्होंने कंसेशन दी हुई है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है वो हमें आनी चाहिए, हमें आप उसके बाद भेजें। अब मुझे बताएं कि भारत के साथ हमारे तो 75 साल से मसाइल हैं, हमने उनसे भी लड़ना है। अफगानिस्तान में भी हमने अपनी मर्जी की हुकूमतें बनानी है जो हमें सूट करती हूँ, किसी और को ना सूट करें, कि जी हमारा बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा होना चाहिए, ताकि हम ईस्टर्न बॉर्डर पे हमने लड़ाई लड़नी है। हमने अमेरिका से जंग भी करनी है, हमने यूरोप से भी लड़ना है, ब्रिटेन से भी लड़ना है, और पैसे कितने हैं, 8 अरब डॉलर हैं, और हम आईएमएफ के पास भी गए हुए हैं, और हम एफटीएफ में भी उनको बैठे सफाइयां दे रहे हैं। फिर इस तरह की चीजें कंपैरिजन ना दुनिया फिर मानती नहीं है। आज उनका वो कह दें उसके साथ, और इंडिया की चीज, इंडिया के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी उनके पास है उनके पास मिडिल क्लास है, 60 करोड़ उसके मिडिल क्लास है, 60 करोड़ कहना आसान है, यूरोप से मतलब कई गुना उनके पास परचेजिंग पावर है। सो दुनिया का हर मुल्क जो है वो वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहां बिजनेस करना चाहता है। यूएई सऊदीज को देख ले, छोड़ दें बाकी को, इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। आप चलो अमेरिका को छोड़ दें, रूस की बात कर दें, न्यूट्रल है, वट है, वो मजबूर हो गए। जब पाकिस्तान ने एहतजाज किया था ओएसी के मसले पे, कश्मीर पे, तो सऊदी ने ये इतराज उन्होंने, उनके अरब एक उनके सफीर रहे थे यहाँ पे, आपको याद होगा, अला सीरी साहब, जना मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने कॉलम लिखा था अरब न्यूज में। उन्होंने कहा भाई साहब, आप जो हमारे साथ ये नाराज हो रहे हैं कि हमारे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और क्यों हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि आपके भी तो रिलेशनशिप है ना, डिप्लोमेटिक आपके भी तो है ना, तो फिर आप भी एम्बेसीज बंद कर दें। तो प्लस उन्होंने कहा कि अगर इंडिया का जो है हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है, अब इंडिया उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर की गैस और उनसे ऑयल खरीदता है, यूएई से और सऊदी से, वो उनके ग्राहक हैं, वो क्लाइंट है। आप और मैं हर दफा पैसे मांगने पहुंचते हैं सऊदीज के पास, इंडिया उनके पास बिजनेस लेके जाता है। इंडिया इस वक्त जो है वो दुनिया पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, सर दुनिया आप उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट है, ग्लासरा दुनिया साहब वहां पे आपकी बिजनेस राय करता है, बिल्कुल दुरुस्त पैसा है, कमाता मगर है। जियो पॉलिटिक्स देखिए सर, मैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, मगर मैं सिर्फ न्यूज़ हर मीडिया से कवर करती हूँ, बट
इंडिया को देखिए, ये दिस इज़ अ जियो पॉलिटिक्स। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लें, लोगों ने इल्हाक बनाए थे, यानी किसने किसके साथ मिलना और कैसे। और अब ये तीसरी जो जंग की तरफ हम चल रहे हैं, इसमें भी वही इल्हाक ही बन रहे हैं। जो आपने अभी ये लफ्ज़ कहा ना कि इंडिया ट्रेड करे, इंडिया में गुर्बत का आलम अंत से ज़्यादा। आपके स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल बेहतर हैं। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो आप जैसे बड़े लोगों से सीखने वालों में से हूँ, मगर इंडिया में गुर्बत रिकॉर्ड की गुर्बत है। द ओनली थिंग इज़ कि एक स्टेट ऑफ माइंड RSS इज़ वर्किंग एट द बैक, और जिसकी वजह से उनका पॉलिटिशियंस अपने मुल्क के लिए सोचता है। मेरी अलमिया, मुसलमान का अलमिया बदकिस्मती ये कि मैं अपने अफ़आल से नहीं पहचानी जाती, मैं मुंह से कह के कहना चाहती हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिश्वत रज के हो, चोरी रज के हो, जना रज के हो, बुराई हर चीज़ की हमारे पॉलिटिशियंस इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं लोगों के बीच में। तो इंडिया की स्ट्रेंथ की देयर इज़ अनदर रीज़न, बिकॉज द सुपर पावर ऑफ द टाइम। आज तक दुनिया को ये तो पता ना चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विंस्टन चर्चिल थे वो बहरा ओक्यूनूस में जाके उस वक्त अमेरिका के सदर से मिले थे, जहाँ पे पावर शिफ्ट ट्रांसफ़र हुई थी। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट तो बाहर निकल आए ना। तो आज का फ़िरौन वक्त का बादशाह इज़ अमेरिका। रजीम चेंजेस हैं उन्होंने करवाई हैं, और वो कन्फेस भी करते हैं इस बात को। इंडिया उसका भरपूर बेनिफिट ले रहा है। पाकिस्तान मदर पिदर आज़ाद हमारे पॉलिटिशियन। ये मेरी राय है। आपके पास 2 मिनट हैं मुझे गलत साबित कर दें। नहीं, मैं कोई आपको आपकी राय है, मैं कोई यहाँ पे किसी को मैं आपसे सीखना, मैं हाथ बांध के मैं तो आपसे सीखना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपको बात बताऊँ मैं जी, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आपको गलत साबित करूँ। मेरी एक राय है, एक आपकी राय है, उसको लोग अगर हमें देख रहे हैं तो दे आर द बेस्ट ठीक सर। जज और अच्छी बात है, अपनी अपनी राय है। दूसरा, फिर एक और काम करें, अगर हमने इंडिया वाला स्टेटस लेना है दुनिया की आंखों में, फिर चाइना के खिलाफ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर ठीक है, क्यों हम वो लड़े? पूरी चाइना तो हमारा एक ही तो दोस्त है, और तुम्हारा दोस्त ही कोई नहीं। वही बता रहा हूँ मैं। जब हम कंपेयर करते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिकन हैं, पूरा यूरोप जो है वो क्यों सपोर्ट करता है उसको, उनकी इग्नोर करता है, उनकी बहुत सारी चीजें इंडिया की इग्नोर करते हैं, हमारी इग्नोर नहीं करता। फिर बिकॉज दे प्यार वांट टू कॉर्नर चाइना। क्या दे वांट अगर टू हमने कॉर्नर चाइना? अगर हमने प्रॉक्सी बनना है उसकी उसकी अमेरिका की बनकर उसकी चाइना के खिलाफ, तो जी बिस्मिल्लाह, आप भी डॉलर लें, आप भी मजे करें, काम करें। जो आज काम आपने नहीं, बड़ी प्यारी चीज़ मुझे सिखा दी, इस जी पे मैं फिदा। मैं हमेशा गिला करती थी कि इंडिया को बड़ी फेवर्स हैं। आज इन्होंने ये लफ्ज़ किया। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉक्सी वॉर। सो किसी को पता लगे ना लगे, सो वेस्ट इज़ यूजिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना। दैट्स व्हाट यू सेड सर। ये उनके इंटरेस्ट है, कोई इसमें फिर कह रहा हूँ हमारे इंटरेस्ट थे। मतलब अगर हम अपनी बात करें, दुनिया में हमने भी बहुत सारी चीजों पे अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया है। मतलब अफगानिस्तान में हमारे इंटरेस्ट है, हमने कैसे उनको 40 साल के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे हमें उसके नुकसान भी हुए हैं, रिपरकशंस भी हुई हैं, हमारी सोसाइटी भी तबाह हुई है, यहाँ पे ड्रग्स भी आई हैं, यहाँ पे आपके सामने एक एक हमारा कल्चरली तौर पर भी हमें एक अच्छे खासे इश्यूज हुए हैं, आपके सामने है। लेकिन हमने अफगानिस्तान को आज तक अबैंडन नहीं किया। हम समझते हैं कि हमारे अफगानिस्तान में मैसिव इंटरेस्ट है। जब हम समझते हैं कि अफगानिस्तान हमने अपने साथ रखना है फॉर वट एवर रीजन, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, हमारे रीजनल इश्यूज हैं, तो ऐसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ मिलकर, जब इंडिया समझता है कि इनके साथ मिलकर मैं चाइना को मैंने कन्फ्रंट करना, फॉर उनकी भी 62 में वार हुई थी उसके चाइना के साथ, जी सर। उन्हें भी सपोर्ट चाहिए होगी ना वेस्ट की। सो अगर उनका अलायंस बनता है अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को आगे सिक्योर करने के लिए, तो फिर उसके बाद हम भी तो अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हैं। लिहाजा इंडिया को ये टांट करना कि तुम क्यों कर रहे हो ये अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर, हो सकता है हमें उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो तो अपना फायदा देखेंगे ना, ठीक वो तो सर। उनको प्रूव करता है। और हमें आज अफगानिस्तान में सिर्फ अकेले की मिसाल दूंगा, हमने अफगानिस्तान में अपना फायदा देखा, जो हो सकता है ठीक देखा, गलत देखा, उसके क्या नतायज भुगते या अभी तक भुगत रहे हैं, तो हमने अपने इंटरेस्ट। अच्छा, इंडिया को शिकायत है या इवन इवन उनको यूरोपियंस को, अमेरिकन को शिकायत है कि आपने हमारे साथ अफगानिस्तान में आपने हमारे साथ वो किया है, वो डबल प्ले किया है, पैसे भी लेते रहे हैं, और आप उसके बावजूद आप हमारे अच्छे अलाइज नहीं साबित हुए। सो दुनिया में ये इस तरह की शिकायतें मुल्कों को होती रहती हैं। लीडरशिप वो होती है जो एक बैलेंस रखते हुए अपनी स्टेट, अपने मुल्क, अपने लोगों को लिए कितने मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकती है। हाँ, इंडिया फायदे लेगा, हमें नुकसान हो, आगे 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 उसका नुकसान हो, हम शोर मचाएंगे।
अभी देख लें, इंडिया शोर मचा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वो फ्रेंडली वो आ गई, हुकूमत आ गई है, वो शोर कोई मचाते हैं। बात नहीं सर, पाकिस्तान तो बेचारे को अपने घर में आग लगी हुई है, इंडिया ने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं अफगानिस्तान से। मेरा आखिरी सवाल है आपका, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। नैब के कवानीन में जो तरमीम हुई, मैं घर में आ जाती हूँ, 1985 के बाद से, यानी ये जो गवर्नमेंट आई, बेसिकली ये अपनी क्लीन स्लेट को साफ़ करने के लिए आए थे। और कैसे हो सकता है, मैंने कई दफ़ा चीज़ दी अपने शौहर के नाम, मेरे शौहर ने कई दफ़ा चीज़ दी मेरे नाम पे ली, कि जी आपके बीवी बच्चों के अकाउंट को चेक नहीं किया जाएगा। वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। क्या फरमाएंगे आप इसके बारे में? और मेरी नहीं, रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे टाइम लूँगी कि नैब के कवानीन में जो तरामीम हुई हैं, हम आप ही के मुँह से सुन, हम कवर कर रहे हैं उनको, मगर हम आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। तो ये तो गदरे अजीम हो गया इस मुल्क के साथ कि आप लूटो भी, और लूटने के बाद जायदाद अपने भतीजों भांजों नौकरों के नाम पे ले लो और कहो जी अकाउंट मेरा चेक करेंगे। और अगर आपने चेक किया और अगर मेरे अकाउंट में आपको कुछ ना मिला तो 5 साल के लिए आप जेल के पीछे होंगे। और 1985 से अपनी स्लेट को पूरा का पूरा साफ़ करके आगे निकल जाएं। क्विक रिस्पांस मुझे इस पे चाहिए आप। मुझे याद है कि जो हमारा रोमांस था ना इसके नैब के साथ, वो मुशर्रफ साहब बड़े वादे करके आए थे और पूरी उन्होंने फौजी एलीट को इंडक्ट किया था कि जनाब नैब में बिठा दिए थे। जब एक स्टोरी हमने ब्रेक की थी कि जनाब के नैब जो है, इन्होंने आगे जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत को चलवाने के लिए, बनाने के लिए सियासतदानों पे केसेस भी किए, उन पे पर्चे भी किए, और जो मिल गया उनके साथ उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दी, बाकी जेल में रहे। सो नैब का काम तो पहले दिन से यही रहा है कि जो हुकूमत आती है उसके लिए पॉलिटिकल टूल के तौर पर हुआ है। अच्छा, नैब के अपने चेयरमैन तीन, ये स्टोरीज मैंने की हुई है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीन चेयरमैन ऐसे थे जो उनको मुलजिम था, एक एलपीजी किंग कहते हैं पाकिस्तान में, जिसका एलपीजी का बिजनेस था, उसको पकड़ा था इन्होंने और उनको और उसके साथ 29 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की थी। उस मुलजिम के वो बिजनेस पार्टनर बने, उसने इनको कोटे दिए, उनको एलपीजी दिए, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना दे। ये कभी आपने दुनिया में सुना होगा कि एक मुलजिम नैब पकड़े या कोई इदारा पकड़े और पकड़ने के बाद मुजलिम आके मुलजिम के साथ बिजनेस डील करके पार्टनर बन जाए? आज तक पार्टनर है। सो नैब का जो ड्रामा जो था, ये नैब की जो सारी चीजें थी, ये सियासतदानों के लिए मतलब कहना है उसके लौंडी के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जो भी आया है नैब का चेयरमैन आया है, वो कंप्रोमाइज होके आया है, वो आके हुकूमतों के साथ मिलकर उसने काम किया। आई फुली एग्री विद यू, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इससे बड़ी ब्लैटेंट मेरा ख्याल है एक ज्यादती नहीं हो सकती थी कि जो मुलजमान है, जो मुलजिम है, जिन पे नैब के केसेस हैं, उनको अदालतों से रिलीफ लेना चाहिए था, अदालतों में केसेस अपने फाइट करने चाहिए थे। उनको बैठ के अपने लिए मतलब वो आके खुद उन्होंने अपने कवानीन बना लिए हैं जिन पे केसेस हैं, मुकदमे, मान लिया उसके लिए फॉर आर्गूमेंट से कि जनाब के झूठे होंगे, गलत होंगे, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। लेकिन इवन देन आप ये कैसे कर सकते हैं कि जो केसेस हैं आप पे, जिन पे आप वांटेड हैं, जिन पे आपको सजाएं हो सकती हैं, जिन पे आप जेलों में रहे हैं, अभी अदालतों में चल रहे हैं, आप बैठ के लाश को चेंज कर देते हैं और पीछे उसमें चले जाते हैं कि जनाब के माजी से जो कुछ होगा। इट्स ए शेमफुल एक्ट। और मेरा ख्याल है मैंने तो अपने पिछले हफ्ते मैंने और आवर मतीन ने अपने प्रोग्राम में बात भी की कि बंद करें दुकान। ये क्या आपने बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट दे रहे इतनी हैं, अगर तनख्वाहें देने से मुल्क के पास पैसा नहीं, कर पहले नहीं तेला थे कर दी मेला, तो आप इदारा ही बंद कर दें, क्या जरूरत है मैंने उस ये इदारे कहा की? है, ये चीजें हमने कही। इट्स ए शेमफुल एक्ट। और इससे बड़ी कोई रॉबरी और मतलब क्या हो सकता है? मुझे जो शिकायत है इमरान खान साहब से कि आपको पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, हुकूमतें आती जाती बिल्कुल रहती सही हैं, कहा, बिल्कुल सही आप कहा। बैठे रहना चाहिए था। आज अगर पार्लियामेंट में बैठे होते 100 150 मतलब 150 100 150 कहीं 60 बंदे ऑब्जेक्शन तो ला आप सकते हैं ना। रोला डालते, कोई वहां पे कोई बात करते, कोई तरमीमों के खिलाफ रजिस्ट करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हाउस के अंदर रहने से क्या फर्क पड़ता है? सो इट्स ए शेमफुल एक्ट। इसमें किसी बहुत अगेन थोड़ी शुक्रिया सी अगर इनसे वो थी, अगर पहले भी कभी इनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रही, बिकॉज जो पावर में आता है जैसे मैंने कहा है वो कभी कोई तो अवाम की पावर में वेलफेयर। क्यों आ गए जब इनकी उम्मीद ही कोई नहीं थी? आज तक मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, तो ये फिर क्यों पावर में आ गए? किसका फ़ायदा था इस सारी ड्रामेबाजी में? किसका फ़ायदा था? फायदा तो अगर मैं उन लोगों में से था जो टीवी पे कहते भी रहे हैं, मैं उस पर लिखता भी रहा हूँ कि खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। अब मसला ये है कि खान साहब और जो उनके आपस में बैठ के उन्होंने, हमारे स्टैब्लिशमेंट ने उन्होंने जिस तरह के खान साहब को वो कांटा भी नहीं चुभने दिया ना, छोटा सा काम भी था उन्होंने कि हम करके देते हैं, सर तो इनको भी तो डेफिनेटली कांटा नहीं चुभने दे रही ना, अब ये एस्टेब्लिशमेंट तो सारों को ही फेवर देती। उनके मुश्तरका मफादात है, कहीं ना कहीं पे उनके मुश्तरका मफादात तो हुए। उन्होंने आपने सुन ली होगी खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो बात खुलकर कह दी थी
कि नवंबर में नया आर्मी चीफ लगना था, जनरल फैज साहब की बात हो रही थी, खान साहब ने खैर बाद में कहा जी मेरा तो फैज साहब को लगाना नहीं था, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो खुलकर लगा दिया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा थी कि खान साहब नवंबर तक जाते हैं अगर, तो नया चीफ वो शायद जनरल फैज को लगाएंगे, जिस पे मेरा एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा खुश नहीं थी कि अभी से आपने अपना 1.5 साल पहले अब से अपना कौन आ समर्पित रहा है, कर ये ले। चीफ एक्सटेंशन लेंगे या क्या होगा? अब क्या नवंबर में? कोई बात नहीं, सारे जज जो हैं ये पीडीएम वाली मुख्तलिफ हुकूमतों ने लगाए थे। आपके सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्हीं पीडीएम की जो 18 हुकूमतें हैं, 18 खिचड़ी है, इसने लगाए थे। तो अब अगला जनरल भी यही लगा लेंगे। अब पाकिस्तान में चेंजेस इतनी जल्दी होती हैं, ओवरनाइट होती हैं, कि अभी से कुछ कहना कबल अज वक्त है। बज़वर्ड तो है मार्केट में, लोग कह रहे हैं कि शायद अगर जनरल बाजवा साहब जो हैं, शायद वाली बात है कि उनको उनको एक्सटेंशन दी जाए एक साल की। तो लेकिन इस पे अभी तक कोई उस पर डेफिनेट बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो होती नहीं है चीज़ के। आपके पास कोई कागज कुछ हो, कि नहीं कह डॉक्यूमेंट हो, सकते बता सकें कि ये देखें ये फलां बंदा आ रहा है। जी तो इसके सर, लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल हमें वेट करना पड़ेगा कि इंतज़ार करना पड़ेगा। जनाब ये रऊफ़ क्लास्टर साहब है सर, वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, एक ऊँट था वो टेंट में जाके बैठ गया, ठंड थी, उसने कहा मुझे दो सर अंदर करने दो, सर किया, फिर उसने कहा गर्दन में बड़ी ठंड लग रही है, गर्दन फिर बाजू। मैंने आपका इतना टाइम ले लिया है तो प्लीज़ मुझे बुरा मत कहिएगा। वेलकम मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत दी और अपने प्रोग्राम मैं में सर आपने इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करती हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। बहुत कुछ कड़वे सच्चों के हम बारे में बात करेंगे, उसमें मुझे बुरा मत कहिएगा, मगर हम बस छोटी छोटी बातें पूछ के अपने दिल की गिरों को साफ़ करना चाहते हैं। नहीं, जरूर जी, जरूर, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ़ क्लास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, एक बार फिर मुलाकात करा दो, ज़िशान दिखा दो। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से यू वेलकम। सल्यूट थैंक यू। आपको करते हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। आई एम ग्रेट। बहुत शुक्रिया। गेट रेडी दिस कंट्री टू पुट ऑन